Hello everyone. So my name is Yuvraj Singh Khurana, your microbiology as well as anatomy mentor. So this is the next part of our discussion. That is my part two of the bacterial meningitis. In previous video, I have discussed the clinical features, the this causative agents and MOT of the bacterial meningitis. And today we will discuss the only two organism, that is my Neisseria meningitis, meningococcus, and my Listeria monocytogenes. बाकी क्यों नहीं कर रहा, बाकी we will discuss in respiratory infections because ज्यादातर respiratory infections में होते हैं एंड उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे निमोनिया ओटाइटिस मीडिया करते हैं सारे, और साथ साथ में ये मेनिंजाइटिस भी करते हैं. बट अब इधर मैं सिर्फ दो ऑर्गेनिजम्स ही आपको पढ़ाऊंगा. ओके, रेस्ट ऑफ जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, ये दो मेन और हैं, ये हम रेस्पिरेटरी में करेंगे. ओके, so meningococcal meningitis, that is my meningitis caused by the Neisseria meningitis. So Neisseria meningitis, that is my meningococcus. It's a gram-negative diplococci, lens-shaped, half-moon shaped. ध्यान से सुनना. तो कुछ ऐसा मुझे Neisseria meningitis दिखता है on the gram staining. कैसा दिखता है? ये मेरा कैप्सूल है. The Neisseria meningitis is capsulated organism. तो ऐसा मेरा कैप्सूल है, डिप्लोकोकाई है, और इसके जो एडजेसेंट साइड्स की जो मेरी वो है, दीस एडजेसेंट साइड्स आर माय फ्लैट, सो दैट्स व्हाई इट इज माय हाफ मून शेप्ड और लेंस शेप्ड डिप्लोकोकाई. सो हाफ मून शेप्ड आए, लेंस शेप्ड आए, या डिप्लोकोकाई विद एडजेसेंट फ्लैट साइड्स आए, एडजेसेंट साइड्स फ्लैट आए, कुछ भी आए तो आपने क्या लिखना है? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस. तो एक हमारा एक और नाइजीरिया की स्पीशीज होती है, दैट इज माय गोनोरिया, दैट आई विल डिस्कस इन एसटीडी सेक्शन. तो बेटा जो एसटीडी करता है गोनोरिया, उसको कौन कॉज करता है? दैट इज माय नाइजीरिया गोनोरिया. ठीक है, और एक मेरा है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस. ठीक है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस हमने पढ़ना है. और मैं आपको बोल दूं, दिस गोनोरिया डज नॉट कॉज मेनिंजाइटिस. तो सिर्फ नाइजीरिया मेनिंजाइटिस ही सिर्फ मेनिंजाइटिस करता है, ना कि गोनोरिया करता है. ये ध्यान रखना. यहां पर मैं अगर डिफरेंस करवा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि गोनोरिया भी कर रहा है. नो, गोनोरिया इज कॉजिंग गोनोरिया व्हिच इज एन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसफर्ड डिसीज. ठीक है, इट इज नॉट कॉजिंग मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस इज ओनली कॉज्ड बाय द नाइजीरिया मेनिंजाइटिस. सो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस इज कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स एंड गोनोरिया इज नॉन कैप्सुलेटेड. और इसकी शेप बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट बिटवीन मेनिंजाइटिस एंड गोनोरिया इज इट्स शेप. सो इट इज लेंस शेप्ड या हाफ मून शेप्ड डिप्लोकोकाई विद एडजेसेंट साइड्स फ्लैटन, और साथ में ऐसे आपने डायग्राम बना के आना इन योर एग्जाम्स. नेक्स्ट जो मेरा गोनोरिया इट इज किडनी शेप्ड. इसमें देख रहे हो जो इसके एडजेसेंट साइड है, इसमें यहां पर कर्व पड़ा हुआ है. सो डिप्लोकोकाई विद एडजेसेंट साइड्स कनकेव, विद एडजेसेंट साइड्स कनकेव. नेक्स्ट इज जो मेरा मेनिंजाइटिस है, इट फर्मेंट्स ग्लूकोज एंड माल्टोज. इसका बहुत सिंपल निमोनिक हमने याद रखना है, जुगाड़. तो जुगाड़ क्या है इसका? कि M for maltose and M for meningitis. So M for maltose, MN for Neisseria meningitis. कि जो मेरा माल्टोस है सिर्फ मेरा कौन करेगा? सिर्फ मेरा मेनिंजाइटिस करेगा. और ग्लूकोज दोनों ने करना है. ग्लूकोज इसने भी करना है, इसने भी करना है. सो मेनिंजाइटिस का क्या जुगाड़ है? M for meningitis, M for maltose. एंड गोनोरिया का क्या है? दोनों ने ग्लूकोज तो करना ही करना है. ओके, जो मेरा मेनिंजाइटिस है, इट डजंट हैव प्लाज्मिड्स और इट हैज वेरी लेस प्लाज्मिड्स. एंड जो मेरा गोनोरिया इट हैज प्लाज्मिड्स. तो जिसके पास प्लाज्मिड होगा उसके पास एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी. हाँ या ना? प्लाज्मिड होगा वो अपने अंदर वो जल्दी से ट्रांसफर कर सकता है बाय हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर और वर्टिकल ट्रांसफर, तो वो कर सकता है, जिसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विल बी मोर इन द गोनोरिया, विल बी मोर. इधर आप लिख भी सकते हो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विल बी मोर इन गोनोरिया. So antimicrobial resistance is more in gonorrhea. यहां पर भी हो सकती है मेनिंजाइटिस में, बट ज्यादा गोनोरिया में चांसेस है. तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट साथ में लिखा करो. ठीक है, जो मेरे मेनिंजाइटिस है, इट एग्जिस्ट इन बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फॉर्म्स एंड ओनली इट एग्जिस्ट इन इंट्रासेलुलर फॉर्म गोनोरिया. तो बेटा जो मेरा मेनिंजाइटिस है वो कैसे आपके अंदर आता है? थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. तो दैट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहां होती है? दैट इज इन माय नेसोफेरिंक्स. सो वो पहले नेसोफेरिंक्स में रहेगा, देन इट विल गो टू द ब्लड ट्रांसफर, लिम्फ ट्रांसफर से आपके ब्रेन में पहुंचे. हैबिटेट
हैबिटेट जो मेरा ऑफ द गोनोरिया है विल बी इन द जेनिटल ट्रैक्ट, दैट इज माय यूरेथ्रा एंड सर्विक्स, यूरेथ्रा इन मेल्स एंड सर्विक्स इन फीमेल्स। सो गोनोरिया डज नॉट कॉज मेनिंजाइटिस। इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर मैं गोनोरिया लेके आया हूं तो आपने यहां पर कि ये भी मेनिंजाइटिस कर रहा है। इट्स जस्ट अ क्लासिफिकेशन टेबल बिटवीन द टू स्पीशीज ऑफ द नाइजीरिया जीनस। मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, बच्चे बड़ा कुछ गलत समझते हैं आजकल और बड़ी चीजें गलत करके आते हैं, बिकॉज आजकल बच्चे वीडियोस लगाते हैं नहीं, सीधा नोट्स पढ़ते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता है आजकल की जो जनरेशन, आजकल की जनरेशन ही, मेरे क्लास में बच्चे भी बहुत ऐसे करते हैं। मतलब आजकल के क्या हो गया कि आप पढ़ने आए हो, आप पढ़ नहीं रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हो। पढ़ो भी यार, मैं ये कह रहा हूँ इंजॉय बहुत जरूरी है, लाइफ बोरिंग नहीं बनानी है, मैं बोल रहा हूँ ये आपको पॉइंट। बट ये थोड़ी कि भाई एटलीस्ट कोई बुक पढ़ो, एटलीस्ट किसी टीचर के लेक्चर लगाओ, किसी सब्जेक्ट के टीचर आपको अगर नोट्स में बुक्स में कुछ चीजें लिखी हैं उससे 10 चीजें ज्यादा बताता है, ताकि आपके कंसेप्ट आपको छोटे छोटे निमोनिक्स देखता है एक अच्छा टीचर। हर टीचर नहीं ऐसा होता है, अच्छा टीचर निमोनिक्स देगा, डायग्राम्स इजी बनवाएगा, कंसेप्ट बताएगा, फ्लो चार्ट्स बनवाएगा, ताकि आपकी पढ़ाई आसान हो सके। ये पहले ही एक तो इंडियन एजुकेशन में इतना रट्टा है ना, आपको भी पता है, ये कल्चर मीडिया याद करो, ये कल्चर करो, वो कल्चर करो, ये डायग्नोसिस, इतना बकवास चीजें हमने ऐड की हुई है हमारे दिस परफॉर्मा में, जितना कुछ हमारे सिलेबस में इतना वैसे ही बड़ा कुछ बकवास है। और जो चीजें कंसेप्ट वाली होती हैं वो बच्चे पढ़ के नहीं जाते कि ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आना जी, मैंने नहीं पढ़ना। क्यों? कंसेप्ट्स बनाओ बेटा, टीचर के लेक्चर्स लगाओ, खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओ, बुक्स पढ़ो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस दो। तो ऐसे बच्चे होते हैं यार, फिर कहते हैं हमारा जी अच्छे नंबर नहीं आए जी, अच्छा रैंक नहीं आया नीट पीजी में नेक्स्ट में, क्योंकि आपके स्टेप्स ही बड़े वीक है, आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ले ही नहीं रहे हो। आप कैसे कैसे एक अच्छे डॉक्टर एक्सपेक्ट कर सकते हो? कैसे आप कहोगे कि मैं एक अच्छा डॉक्टर हूं जब आपको कुछ पता ही नहीं है? आप कॉमन डॉक्टर्स जैसे ट्रीट कर रहे हो, कॉमन डॉक्टर्स जैसे डायग्नोस कर रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं हमारे मेडिकल प्रोफेशन में। बहुत गलत बात है। तो बेसिकली पढ़ो और दूसरों को मोटिवेट करो, पढ़ो और अपने हॉबीज कभी नहीं छोड़नी, पूरी जिंदगी खुश रहो, रहने की कोशिश करो और दूसरों की बारे में सोचो और साथ साथ में पढ़ो। एटलीस्ट यार इतना हम गिर गए हैं कि सीधा नोट्स ही उठाते हैं, लेक्चर भी नहीं लगाने टीचर के। मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मेरा लगाने लगाओ, बट बाकी लगाने लगाओ आपकी मर्जी, किसी और के लगाने किसी और के लगाओ, बट एटलीस्ट लेक्चर्स लगाओ, नोट्स बनाओ, बुक्स पढ़ो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। सीरियसली आखिरी 2 महीने में पढ़ना होता है सबने बस। सो वायरलेंस फैक्टर्स of the meningitis, Neisseria meningitis, capsule is the principal violence factor, very important। मेन जो प्रिंसिपल वायरलेंस फैक्टर ऑफ द नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है इज माय कैप्सूल एंड इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड। तो ये कोई खास पॉइंट नहीं है, ज्यादातर जो मेरे 95% बैक्टीरिया, जो मेरे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है 95% उनके पास पॉलीसेक्राइड का बना हुआ कैप्सूल ही है। सो इट इज नॉट सो कॉमन थिंग, नॉट सो स्पेशल थिंग टू रिमेंबर। पॉलीपेप्टाइड का किसका बना होता है बताओ? ये मैंने आपको जनरल में भी बताया, स्किन में भी बताया कि पॉलीपेप्टाइड का किसका बना होता है। दैट इज माय बैसिलस एंथ्रासिस। एंथ्रिक्स जो कॉज करता है उसका जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है? दैट इज माय बैसिलस एंथ्रासिस। लार्जेस्ट वायरस कौन सा है? याद है? स्मॉल पॉक्स वायरस। क्या? स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा है? पार्वो वायरस। ये सब कुछ, ये तीनों चीजें, लार्जेस्ट बैक्टीरिया, लार्जेस्ट वायरस, स्मॉलेस्ट वायरस, ये तीनों चीजें आई हैव डिस्कस्ड इन स्किन इन्फेक्शंस ओनली। ओके, तो प्रिंसिपल वायरलेस फैक्टर ऑफ द नाइजीरिया मेनिंजाइटिस इज माय कैप्सूल। The based on capsule, it is divided into 13 serotypes and 6 serogroups. Serogroups आपने याद रखनी है, 13 serotypes and 6 serogroups। 6 कौन सी? 6 में से एक बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें W। सो W बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी कौन कौन सी रखने से हमने A B C X Y W। W को पहले W135 बोला जाता था। ये पूछते हैं कि ऑप्शन आता है इनमें से कौन सा सीरो ग्रुप नहीं है ऑफ द नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, तो उसमें ऑप्शन होगा ए बी सी डी। ऑप्शन ही ये है ए बी सी डी, तो डी विल बी द आंसर। Outer membrane proteins are porin proteins and LPS and endotoxin. Endotoxin induces release of various inflammatory mediators causing endothelial injury, causing loss of fluid, shock and DIC. So basically Neisseria meningitis की अगर infection ज़्यादा हो जाए, it can cause endothelial injury because it causes vasodilation by release of the inflammatory mediators like histamine, cytokinins. It can also lead to the cytokine storm. So जिसकी वजह से there can be disseminated intravascular coagulation or there can be excessive loss of fluid causing edema.
एंड शॉक ऑल्सो। सो एमओडी क्या है? ड्रॉपलेट इनहेलेशन। करोड़ों से कितनी देर से पिछली वीडियो में भी बोल दिया, आज भी बहुत बोल दिया कि द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज माई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो बेटा क्लिनिकल जो मेरे फीचर्स हैं दैट इज सेम ऑफ माय एक्यूट दिस एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वाले हैं। लाइक कौन कौन से थे? दैट इज माय फीवर, रैश, फिर रैश तो चलो इसका ही होता है, फीवर, वॉमिटिंग। और कौन कौन से थे जो मेन थे? दैट इज माय कर्निक साइन पॉजिटिव, नक्कल रिजिडिटी। ये सारी चीजें आपको यहां पर भी दिखेंगी। एंड ब्रुडजिंकी साइन, ब्रुडजिंकी साइन। तो यहां पर भी सो दिस इज ऑल्सो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो यहां पर भी आपको ये वाले फीचर्स जरूर दिखेंगे। फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गई, फोटोफोबिया हो गया, कर्निंग साइन हो गया, नक्कल रिजिडिटी हो गई, ब्रुडजिंकी हो गया। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है दैट इज माय रैश। रैश तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट इज पिछली वीडियो में मैंने चीख चीख के बोला है कि सिर्फ एक मेनिंजाइटिस में मुझे रैश दिखता है बॉडी में। दैट इज कैन बी पेटिकल और नॉन पीरियोडिक, और सॉरी पीरियोडिक, दैट इज माय मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस। और क्या दिख सकता है आपको? सेप्सिस हो सकता है पेशेंट को। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम। सो इट इज अ फुलमिनेंट meningiosemia when there is involvement, it's a systemic involvement of many organs. It can lead to multiple organ failure also. Pyogenic meningitis, fever, vomiting, headache, neck stiffness mainly affects the young children, and chronic meningiosemia occurs early. तो बेटा कोई भी क्लिनिकल फीचर्स आए, ये देखो, अगर इन कॉस्टिक ऑर्गेनिज्म में से किसी का भी क्लिनिकल फीचर आ रहा है आपको, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आ रहा है, मेनिंजियोकोकस आ रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टी आ रहा है, लिस्टीरिया आ रहा है, हीमोफिलस आ रहा है, तो इसमें आपने नक्कल रिजिडिटी, ब्रुडजिंकी साइन, कर्निक साइन, वॉमिटिंग, फीवर, फोटोफोबिया, हेडेक लिख के आना है। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, लिख के आना है, बिकॉज इट इज पॉजिटिव इन दिस। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म इज माय लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, दैट इज लिस्टीरियोसिस या लिस्टीरिया मेनिंजाइटिस। So caustiverin is Listeria monocytogenes, which is a gram-positive bacilli. Mechanism of action बड़ा, sorry, mode of transmission बड़ा important है इसका, that is my contaminated food. तो बेटा contaminated food से भी meningitis हो सकता है। So contaminated food आपने खाया, it causes first gastroenteritis, food poisoning हुई पेशेंट को, डायरिया हुआ, फिर उसको बाद में meningitis हो गया। देख रहे हो कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स नहीं है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कॉन्टैमिनेटेड फूड। ओके, नेक्स्ट इज माय वर्टिकल ट्रांसमिशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉमन फूड सोर्सेज किस किस से हो सकता है आपको लिस्टीरियोसिस? फर्स्ट इज मिल्क, सॉफ्ट चीज एंड रेडी टू ईट फूड्स इंक्लूडिंग मीट। ओके, सो मीट से होता है, मिल्क से एंड चीज से हो सकता है कॉन्टैमिनेटेड विद लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस। तो बेटा लिस्टीरिया, एक क्वेश्चन आपके लिए कि लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, क्या लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन स्पोर्स प्रोड्यूस करता है? बताओ, क्या उसके स्पोर्स इस फूड को कंटेमिनेट कर रहे हैं? बताओ। सो जिसने जनरल लगाई होगी उसको ये आंसर पता होगा। तो मैंने इसका निमोनिक क्या कराया था, एबीसी आती ना आपको, उसमें से आपने एक बी उठाना है और सी उठाना है एबीसी का। दैट इज सिर्फ दो जीनस है विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स, दैट इज माय बैसिलस एंड सेकंड इज क्लोस्ट्रीडियम। इन दोनों को छोड़ के पूरी माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया कोई स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम करता है। तो लिस्टीरिया डजंट कॉज द स्पोर, डजंट प्रोड्यूस द स्पोर। तो ये स्पोर से कॉन्टेमिनेट नहीं होते, इटसेल्फ बाय बैक्टीरिया ही कॉन्टेमिनेटेड होते हैं ये फूड्स। इट कैन सर्वाइव इन रेफ्रिजरेशन ऑल्सो। तो आपको लगता है कि आप मीट रख दिया आपने रेफ्रिजरेशन में तो उसके सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो नो, इट विल सर्वाइव इन द मीट ऑल्सो, इन द कॉन्टेमिनेटेड फूड। रिस्क फैक्टर्स, तो बेटा ये क्या है? एक जीआई इंफेक्शन पहले कॉज करता है, पहले इट कॉजेस गैस्ट्रोएंटराइटिस, देन इट गोज टू द इट कॉजेस मेनिंजाइटिस। तो ऐसी चीजें जो गैस्ट्रोएंटराइटिस, जो फूड पॉइजनिंग, जो डायरिया के चांसेस बढ़ाती हैं, वो लिस्टीरिया के भी बढ़ा देंगी। सो फर्स्ट इज माय प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, ये आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। दैट इज माय राबेप्रोजोल, ओमीप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल। प्रोजोल्स जो होते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, पीपीआईज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन योर फार्माकोलॉजी। तो ये क्या करते हैं? ये एचसीएल की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। अगर एचसीएल की सिक्रीशन इनहिबिट होगी तो जो मेरा ऊपर से लिस्टीरिया जो आपने खाया है कंटामिनेटेड फूड में, उसको मारने के लिए एचसीएल नहीं होगा, जिसकी वजह से इट विल एंटर द इंटेस्टाइन एंड इंटेस्टाइन से सीधा ब्लड में चला जाएगा। सो इसलिए पीपीआईज खाने की वजह से एचसीएल कम रिलीज होगा, कॉजिंग क्या कहते हैं, ये हमें इन्फेक्शन से प्रोन करता है, एनी गैस्ट्रोएंटराइटिस,
और यहाँ पर अब लिस्टीरिया ऑल्सो, सो रिड्यूसेस गैस्ट्रिक HCl. सो एक्सट्रीम्स ऑफ एज, तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज तो सभी में रिस्क फैक्टर है, दैट इज माय नियोनेट्स, ओल्ड एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट. तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कौन सी ऐसी मेनिंजाइटिस है जो एल्डरली में बहुत कॉमन है, जो 60-65 ईयर्स के बाद बहुत कॉमन है, दैट इज माय लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स. तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स क्यों एल्डरली के बाद कॉमन है? एल्डरली में कॉमन है बिकॉज कॉन्टैमिनेटेड फूड हमने खाया, तो इतना साफ फूड तो हमारे अब यहाँ कोई मिलता नहीं है. इट इज कॉन्टैमिनेटेड, स्ट्रीट फूड इज कॉन्टैमिनेटेड, तो खाते रहते हैं बंदे. एंड उसकी वजह से इट एंटर्स आवर GI सिस्टम एंड उधर से ब्लड में चला जाता है. और एल्डरली की इम्यूनिटी कम है, तो गैस्ट्रोएंटराइटिस को पहले करेगा एंड देन उसके बाद मेनिंजाइटिस भी करेगा. सो नियोनेटल लिस्टीरियोसिस, आपको पता होना चाहिए कि नियोनेटल लिस्टीरियोसिस की देयर इज 2 टाइप्स ऑफ नियोनेटल लिस्टीरियोसिस, दैट इज अर्ली इन ऑनसेट एंड लेट इन ऑनसेट. तो बेटा अर्ली इन ऑनसेट कब होगा? अकर्स इन लेस देन 5 days ऑफ बर्थ. तो नियोनेट की एज क्या होती है? दैट इज फ्रॉम बर्थ टू 28 days. अगर 5 दिन के अंदर अंदर 5 दिन के अंदर अंदर बर्थ टू 5 days के अंदर अगर बच्चे को मेनिंजाइटिस हो गया है ड्यू टू लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, तो वो कैसे होगा? अब बच्चा तो कोई दूध नहीं पीता ना, बाहर से पी भी सकता है, वो कंटामिनेटेड भी हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है. बट अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो उसको कैसे होगा? तो बेटा ब्रेस्ट फीडिंग में कैसे होगा? ब्रेस्ट फीडिंग में तो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा तो उधर ब्रेस्ट में तो मदर के मिल्क से तो लिस्टीरिया आएगा नहीं. तो इसका कॉमन क्या कॉज हो सकता है कि मदर को ही लिस्टीरिया की इन्फेक्शन हो. पहले जब मदर को इन्फेक्शन होगी तो मदर के अंदर से सिम्टम्स नहीं आएंगे, अगर आते भी है तो बहुत नॉन स्पेसिफिक से आएंगे, तो पता नहीं लगेगा. तो वो बच्चे के ड्यूरिंग डिलीवरी इट कैन कॉज द इन्फेक्शन. और अगर बच्चे को बॉटल फीड करते हैं तो इट कैन लीड टू लेट ऑनसेट नियोनेटल लिस्टीरियोसिस. सो लेट ऑनसेट अकर्स आफ्टर द 5 days ऑफ द बर्थ. सो ये देखो, यही मैंने आपको बोला है कि अर्ली ऑनसेट क्या होगा? जब मदर से ही आ रहा है, बिकॉज वो भी ब्रेस्ट फीड ही कर रहा है, तो वो तो भी कोई कंटामिनेटेड चीज खाएगा नहीं, तो उसको क्या होगा? उसको मदर से ही, जेनाइटल फ्लोरा से, उसको मदर को तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम से, बट वर्टिकल ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन द अर्ली ऑनसेट लिस्टीरियोसिस. सो मैटरनल जेनाइटल फ्लोरा से आएगा. एंड लेट ऑनसेट दैट इज एनवायरमेंट, दैट इज फ्रॉम बॉटल फीडिंग मोस्ट कॉमनली. कि जो मेरा निप्पल एरिया होता है ऑफ द बॉटल, जो बॉटल होती है ना, तो दूध शीशी जिसको बोलते हैं, जिसको जो निप्पल एरिया है, जो निप्पल है उसकी, जो बॉटल है उसकी, अगर वो कंटेमिनेटेड है with the listeria, then it can cause the listeriosis in late onset listeriosis in neonates. So the most common form is neonatal sepsis. तो यहाँ पर जो अर्ली ऑनसेट नियोनेटल लिस्टीरियोसिस होगा, नियोनेटल डिसीज होगा, तो इट में सेप्सिस ही हो जाएगा, शॉक में जाना शुरू कर देगा बच्चा. एंड जो मेरा लेट ऑनसेट है, इसमें मुझे मेनिंजाइटिस मिलेगा. तो दोनों में आपने मेनिंजाइटिस नहीं लिखना है, दोनों में हो सकता है मेनिंजाइटिस, बट मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फॉर्म आपने लिखनी है. तो अर्ली में सेप्सिस है एंड लेट में मेनिंजाइटिस. ग्रेनुलोमेटस इन्फेंटिसेप्टिका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेनुलोमेटस इन्फेंटिसेप्टिका, इट अकर्स रेयरली, दैट इज मिलियरी माइक्रो एब्सेस एंड ग्रेनुलोमास इन स्किन, लिवर एंड स्प्लीन. कि स्किन, लिवर एंड स्प्लीन में देयर इज ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, दैट इज माय ग्रेनुलोमेटस इन्फेंटिसेप्टिका. इट अकर्स रेयरली, दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्स. रियल में आपको बहुत कभी नहीं दिखना है, ठीक है, रियल लाइफ में आपको बहुत कम दिखेगा, बट हाँ आपको एमसीक्यूज के लिए पता होना चाहिए, सीधा बता रहा हूँ. ग्रेनुलोमेटस इन्फेंटिसेप्टिका एंड ग्रेनुलोमेटस इन्फेंटिसेप्टिका इज एब्सेंट इन लेट ऑनसेट नियोनेटल डिसीज. Mortality is more in neonatal sepsis caused by the listeriosis, that is an early onset neonatal disease, but it is less, that is less than 10% in neonatal meningitis. Pregnant women में it can affect mother and fetus, and adults में listeria causes meningitis and bacteremia. In elderly, in immunosuppression like diabetes, HIV, malignancy and steroid. तो बेटा मैंने इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टेट्स, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स आपको इम्यूनिटी में करवाए हैं. तो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? दैट इज माय प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो जब भी बच्चों को इम्यूनोडेफिशिएंसी पूछो, सीधा HIV बोलते हैं. मैं कह भाई HIV के अलावा कोई और दिमाग में डिजीज नहीं आती आपके? तो बेटा इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की वीडियो लगा के आओ इम्यूनिटी में, तब आपको पता लगेगा कि सिर्फ HIV नहीं कॉज करता है इम्यूनोडेफिशिएंसी, और बहुत सारे कॉजेस है. तो बेटा इट कैन बी प्राइमरी कॉज, इट कैन बी सेकेंडरी कॉज. प्राइमरी कॉज जो मेरा बर्थ से है, एंड सेकेंडरी विच इज आफ्टर द बर्थ. ठीक है, प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं इम्यूनोसप्रेशन में? दैट इज माय B cell defects, next is my T cell defects, then is my B and T cell defects combined, then is my immune complement mediated defects, complement deficiency defects, next is my phagocytosis defects.
ठीक है, ये मेरे प्राइमरी में हो गए। सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं? हॉजकिन लिम्फोमा, एचआईवी, स्टेरॉइड्स, डायबिटीज मेलाइटिस, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन, ये सारा मेरा सेकेंडरी में आता है। और अडल्ट्स में इट कैन कॉज गैस्ट्रोएंटराइटिस आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड, ये आपको मैंने बता दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इन पार्ट 2, इन पार्ट 3 आई विल डिस्कस द लैब डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, एंड उसको आप मिस ही नहीं कर सकते पार्ट 3 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ होल माइक्रोबायोलॉजी, लैब डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।